ओके, वेलकम बैक एवरीवन। वंस अगेन स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर, क्लास 12th का टॉपिक है। ओके, और इसमें चैप्टर नंबर 2 विलियन, हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 2 विलियन। तो हिंदी मीडियम सीरीज़ में टॉपिक अपन कवर करने जा रहे हैं विलियन, है ना। तो सबसे पहली लाइन आती है विलियन क्या होता है। ओके, विलियन लिखिए परिभाषा विलियन की। आप मिश्रण तो जानते होंगे सभी लोग। मिश्रण मतलब कुछ मिला हुआ, और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और एक विसमांगी। समांगी का मतलब जिसमें उनके अवयवों को आप आँख से देख करके पृथक नहीं कर सकते हैं, भौतिक रूप से आँख से देख करके उनके अवयव पृथक नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं समांगी। जैसे पानी और शक्कर का मिला दो आप, तो पानी और शक्कर के मिलाने के बाद पानी और शक्कर दो लोग मिलकर के एक हो जाते हैं, हाँ या ना। फिर पानी और शक्कर को आप हाथ से पकड़ के अलग अलग नहीं कर सकते, मगर दाल और चावल को मिला दो, सूखा दाल सूखा चावल, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो, तो वो है विषमांगी और ये है समांगी। तो लिखिए विलियन की परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है। अब विलियन के दो घटक होते हैं। विलियन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय का मतलब जिसे घोला जाए, जिसे घोला जाए, जैसे नमक, शक्कर। और दूसरा विलायक, जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए। अरे इसका टाइम आउट बढ़ा दे बेटा। जिसमें घोला जाए, ठीक है ना। विलेय, जिसमें विलियन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। यस, तो लिखिए सबसे पहले विलेय की बात करते हैं कि विलेय क्या होता है। विलेय क्या होता है? विलयन का वो घटक जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे आप पानी और शक्कर का शरबत बना रहे हो, तो शक्कर की मात्रा कम लोगे तो वो क्या है? विलेय है। क्या है वो? विलेय है। समझ गए ना? ठीक ना, विलेय। जो लोग शराब पीते हैं वो सोडा में पानी मिलाते हैं, पानी में शराब में सोडा मिलाते हैं, या सुनो, तो शराब की अमाउंट ज़्यादा रखते हैं और सोडा की अमाउंट कम रखते हैं। कुछ लोग इसका उल्टा भी करते हैं। जो लोग सोडा में शराब कम डालें, मतलब वहाँ पर सोडा क्या बन गया? विलायक, और लिकर यानी कि शराब क्या बन गई? विलेय। समझ में आया? मगर जो ज़्यादा शराब है यदि और कम सोडा है, तो शराब बन जाएगी वहाँ पर क्या? विलायक, और सोडा क्या बन जाएगा? विलेय। मतलब ज़्यादा क्या है इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपको एक मैंने अद्भुत उदाहरण दिया, उसमें जो दोनों भौतिक अवस्थाएं हैं, चाहे विलेय की या विलायक की, दोनों क्या हैं? द्रव हैं, दोनों क्या हैं? मगर यदि शरबत बनाने की बात की जाए तो एक की भौतिक अवस्था विलायक की क्या है? तरल, द्रव है, मगर विलेय क्या है? ठोस है। तो बच्चों मेरे, विलयन तीनों प्रकार का बनता है। ठोस में ठोस, द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, ओके, और गैस में गैस। तो समांगी मिश्रण है ही है भैया अपनी वायु। क्या है? वायु। वायु में कितने प्रकार की गैसें हैं? बहुत प्रकार की। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वायु कैसा है? समांगी मिश्रण है ना। अपन उसके घटक को अलग अलग कर नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो पहला मैंने बताया विलेय जो होता है जिसकी मात्रा कम होती है ना। विलायक, तो विलायक ये है जिसकी मात्रा, विलयन का वो घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है। लिखो, जिसकी मात्रा अधिक होती है। एक बात, अधिक होती है। दूसरी बात, इसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो विलयन के जैसी होती है। विलायक की भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसकी जो भौतिक अवस्था होती है विलयन के
समान होती है। कैसे? जैसे भैया पानी प्लस शक्कर बराबर क्या है? शरबत। पानी प्लस शक्कर बराबर शरबत, बोलो यस और नो। तो पानी यहाँ पे क्या है? लिक्विड। क्या है पानी? लिक्विड। शक्कर क्या है? सॉलिड। और शरबत भी क्या है? तो ध्यान से देखो, ये विलायक और विलयन की भौतिक अवस्थाएं सेम है। समझ में आया ना? तो विलायक और विलयन की भौतिक अवस्था क्या है? सेम है। मतलब जिस फेज में विलायक होगा उसी फेज में विलयन भी होगा। आया समझ में? हाँ भाई नकुल, हाँ चलो ये हो गया। लिखिए, सो कुल मिला के अब क्या सीख लिया अपन ने कि दो अवस्थाएं होती हैं, तो हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट, विलयन बराबर विलेय धन विलायक। विलयन बराबर विलेय धन विलायक। विलयन बराबर विलेय धन विलायक। डन। चलिए अगला टॉपिक डालिए, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार की बात करते हैं। ये रफ कर दूं? हाँ, अब बात करते हैं अगला टॉपिक, विलयन के प्रकार या विलयन का वर्गीकरण। बेस्ट, विलयन का वर्गीकरण। अब दुनिया में हर चीज़ के वर्गीकरण का एक आधार होता है, तो पहले हमें यहाँ पे आधार बताना पड़ेगा। विलयन का वर्गीकरण, हेडिंग डालिए, विलयन का वर्गीकरण। अब किस आधार पे कर रहे हैं? पहला है अवयव। अवयव मतलब मिलाए गए अवयव। मिलाए गए अवयव यानी विलेय, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा के आधार पर। अवयव यानी विलेय की मात्रा के आधार पर, कि आपने विलेय की मात्रा कैसी मिलाई है। ठीक है ना? विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। पहला, तो विलेय की मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के विलयन होते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर तीन प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। पहला, तनु एवं सांद्र विलयन। तनु एवं सांद्र विलयन। तनु एवं सांद्र विलयन। ठीक है? तनु एवं सांद्र विलयन। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच शक्कर डाली है। कितने चम्मच शक्कर? 1 चम्मच शक्कर डाली है। तो घुलने के बाद प्रति एकांक आयतन में, समझ गए ना, प्रति एकांक आयतन में अणु क्या होंगे? कम कम होंगे। बोलो हाँ। यदि आपने यहाँ पर 10 चम्मच शक्कर डाल दी तो प्रति एकांक आयतन में अणु क्या हो जाएंगे? ज़्यादा ज़्यादा। हाँ या ना? होंगे कि नहीं होंगे? मतलब जितना भी आयतन लोगे उसमें अणु क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। किसके? विलेय के। अगर 10 चम्मच डाले हो तो, अगर एक चम्मच शक्कर डाले हो तो विलेय के अणु क्या क्या होंगे? कम कम होंगे। तो ऐसा अगर प्रति एकांक आयतन में सांद्रता कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन। क्या बोलते हैं? और अगर प्रति एकांक आयतन में सांद्रता ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। लिखिए, लिखिए, वह विलयन जिसमें प्रति एकांक आयतन में जिसमें प्रति एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें प्रति एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो तनु विलयन कहलाता है। में विलेय की सांद्रता कम हो तनु विलयन कहलाता है। दूसरा पैराग्राफ चेंज, वह विलयन जिसमें प्रति एकांक आयतन या इकाई आयतन, जो भी लिखना चाहो, प्रति एकांक आयतन अथवा इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अधिक हो, में विलेय की मात्रा अधिक हो ठीक है, प्रति एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक हो
क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, अब चलिए अगला वर्गीकरण करते हैं अवयव विलय की मात्रा के आधार पर। लिखिए पहला असंतृप्त विलयन, यहां पे असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त मतलब अतृप्त है ये, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन एक तरीके से अतृप्त कह लो इसको। तो क्या समझोगे बेटा? जैसे एग्जाम्पल समझो असंतृप्त विलयन का। एक आप पानी का ग्लास ले लो, पानी का ग्लास ले लो, ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास ले लो, और उसमें आप नमक घोलते जाओ, हाँ या ना? तापमान स्थिर है, तापमान क्या है? स्थिर। मतलब ना आप गर्म कर रहे हो ना ठंडा कर रहे हो, समझ गए? ना गर्म कर रहे हो और ना ठंडा कर रहे हो, तापमान क्या है? स्थिर है। और इसको घोलते जा रहे हो, 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, और ये घुलता ही जा रहा है। तो जब तक घुलता जाए, जब तक घुलता जाए मतलब उसके अंदर घुलने की गुंजाइश हो, तब तक वो कौन सा विलयन है? असंतृप्त। कौन सा विलयन है? असंतृप्त। समझ में आया? असंतृप्त। जिस समय आप घोल रहे हो और वो घुल रहा है तो वो कौन सा विलयन है? असंतृप्त। समझ गए ना? जैसे आपको भूख लगती है तो जब तक भूख 10-15 मिनट लाते जाओ, ये भी लाओ वो भी लाओ, अभी हम सब खा लेंगे, बोलो हाँ, तो वो कौन सा समय चल रहा? असंतृप्त। समझ गए? आप तृप्त नहीं हुए तब तक क्या है? असंतृप्त है। समझ गए ना? दूसरा, अब आप इसके बाद आता है संतृप्त। क्या आता है? असंतृप्त से उसी तापमान पर, तापमान नहीं बदलना, गर्म नहीं करना और ठंडा नहीं करना, ना गर्म करोगे ना ठंडा करोगे, उसी तापमान पर आएगा जब आपका पेट भर जाएगा। ऐसे जो यहाँ इसके अंदर जो विलयन होगा उसका भी पेट भर जाएगा, हाँ या ना? तो ये पूरे तरीके से अब नमक नहीं घुलेगा। अब नमक डालोगे तो तल्ले पे बैठ जाएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। चाहे तुम उसको कितना घुलाओ वो घुलना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घुलना। अब एक चीज़ और बताऊं, इस समय जब घुलना बंद हो जाए तो तुम इसके ऊपर एक नींबू डालो, देखना नींबू ऊपर तैरेगा, नींबू नीचे डूबेगा नहीं। समझ गए ना? क्योंकि घनत्व तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि नींबू डूब नहीं सकता। समझ गए ना? नींबू डूब नहीं सकता। काला सागर जो है जिसका नाम है डेड सी, समझ, मृत सागर, तो यही कंसेप्ट है बेटा। वहाँ पे जो ब्लैक सी है, जो डेड सी है, उसका कंसेप्ट यही है। उसमें इतना ज़्यादा नमक डिजॉल्व है कि इंसान जो है डूबता नहीं है। इजराइल कंट्री में जो समुद्र है ना, उसमें इंसान डूबता नहीं है, क्योंकि नमक इतना ज़्यादा है, वो सैचुरेटेड है। क्या है वो? सैचुरेटेड मतलब संतृप्त है। क्या है वो? संतृप्त है। यदि एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप एक काम कर सकते हो, आज घर में ले जा करके गिलास में एक नमक, पहले पानी डालना, फिर उसमें आप नींबू डालना, देखना नींबू अंदर चला जाएगा। या टमाटर डालना, टमाटर कहाँ चला जाएगा? अंदर, नीचे, पानी से भारी होता है। फिर नमक लेने एक डिब्बा, करीब 10 चम्मच नमक डालोगे, उसके बाद नमक घुलना बंद हो जाएगा। उसके बाद नमक घुलना, अब वही टमाटर लेना और ऊपर उसको डालना, देखना टमाटर तैरेगा, नीचे जाएगा ही नहीं। समझ गए ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? तो ये कहला गया संतृप्त विलयन, स्थिर ताप पर। अब इसके बाद एक काम करो, अब अपन चलते हैं एक और, अति संतृप्त। अति कब हो जाती है? जब ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है। समझ गए ना? आज अति खाना खा लिया, समझ गए ना? अति हो गई तो अति खाना खा लिया। एक है असंतृप्त, एक है संतृप्त, तृप्त हो गए। उसके भी ऊपर, तो उसके ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? संतृप्त का तापमान बढ़ाओ, मतलब यहाँ पर आग लगाओ। क्या लगाओ? तो जैसे आग लगाओगे तो आग लगाने पर पता है आपको अणुओं की गति बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? तो मतलब इसके अंदर जो विलायक के अणु हैं, जो तरल पदार्थ यानी द्रव अवस्था के अणु हैं, उनके बीच की गति बढ़ जाएगी। बोलो हाँ। तो उनके बीच की गति बढ़ेगी तो मान लो पहले इनके बीच में 1 2 3 4 नमक धरने का गैप था, गति बढ़ेगी तो इनके बीच में कितने का गैप बन जाएगा? 5 का। क्या आ जाएगा? 5 का। तो ऐसा करने के बाद 1-2 चम्मच नमक आप और मिला सकते हो। समझ गए? ऐसा करने के बाद 1-2 चम्मच नमक आप और मिला सकते हो। इसको बोलते हैं अति संतृप्त। क्या बोलते हैं? समझ गए? क्या बोलेंगे? अति संतृप्त। तो एक समय आएगा थोड़ा तापमान बढ़ा के 1-2 चम्मच नमक और मिला लिया। अब उसके बाद अगर आपने ज़्यादा करा तो जो पूरा का पूरा गिलास है जिसमें आपने नमक घोल रखा है, वो पूरे नमक के क्रिस्टल में बदल जाएगा अगर आप और तापमान मिला के डाल रहे हो, क्योंकि नमक पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक का नमक रह जाएगा और नमक का डिगला बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो इसलिए भैया लिखो, पहला लिखो
असंतृप्त विलयन लिखो। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा और अधिक घोली जा सके। वह विलयन, इसमें लिख लें निश्चित ताप पर वह विलयन, निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके। घोली जा सके क्या बोलते हैं? असंतृप्त। हाँ, अगला लिखो संतृप्त। संतृप्त स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। संतृप्त विलयन कहलाता है जिसमें अधिकतम मात्रा घुली हो। तापमान स्थिर, स्थिर ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। फिक्स तापमान पर आप और ज़्यादा उसमें नहीं घोल सकते हैं, संतृप्त विलयन कहलाएगा। अगला लिखिए अति संतृप्त विलयन। हाँ, अति संतृप्त विलयन, आपने क्या किया? संतृप्त का ताप बढ़ा दिया, अब एक नया तापमान आ गया। संतृप्त का तापमान बढ़ाया और उसके तापमान से एक नया तापमान आ गया और उस तापमान पर आपने थोड़ा और मिला दिया, तो नया तापमान भी क्या स्थिर है? तो लिखो स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में, तो बढ़ाने के बाद भी तो स्थिर है ना नया तापमान। हाँ, तो स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, तो इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। स्थिर ताप पर विलेय की मात्रा यदि संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, चलिए पहला वर्गीकरण हो गया, विलयन का वर्गीकरण पहला कर दिया। अवयव यानी विलेय की मात्रा के आधार पर हो गया ना, पहला वर्गीकरण लिख लिया। हाँ, दूसरा वर्गीकरण करते हैं, लिखिए विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसमें घोल रहे हो वो कैसा है, लिख रहा। दूसरा वर्गीकरण विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। हाँ भैया, विलायक की भौतिक अवस्था, तो जैसा विलायक होता है वैसा विलयन होता है। तो विलायक कैसा हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो पहला मैं गैस लेता हूँ तो वो विलयन कहलाएगा गैसीय विलयन। अगर द्रव ले लूँगा तो वो विलयन कहलाएगा द्रवीय विलयन। और वो मैं अगर ठोस ले लूँगा तो वो कहलाएगा ठोस विलयन। हाँ, मतलब गैसीय विलयन में विलायक कैसा होगा? गैस। घोलने वाला कैसा होगा? गैस। द्रवीय विलयन में घोलने वाला कैसा होगा? द्रव। और गैस ठोस विलयन में जिसमें घोल रहे हो वो कैसा होगा? ठोस। अब आप बोलोगे सर ये कैसा विलयन बनेगा? भला ठोस में कैसा विलयन होता है? समझ गए ना, ठोस में भी विलयन होता है, समझ गए। उसको बोलते हैं प्रतिक्षिप्त अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रतिक्षिप्त अवस्था। तो अपन बताते हैं कि किस प्रकार से विलयन बनता है। लिखिए पहला गैसीय विलयन। गैसीय विलयन वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं।
वह अवस्था जिसमें विलायक गैसीय वह विलयन वह अवस्था जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता उसे गैसीय विलयन कहते हैं। जिसमें जो घोलने वाला है वो अगर गैसीय अवस्था में रहेगा तो ये गैसीय विलयन कहलाएगा। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? वायु। क्या हो सकता है? वायु। क्योंकि वायु में नई वाला धुआं छोड़ोगे आप तो वो भी जा कर के मिल जाएगा, और वायु कैसी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। ठीक है। द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन में जो विलायक होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में, हाँ या ना? मगर जो विलेय होगा वो किस अवस्था में होगा? ठोस या गैस। जो द्रव होगा, जो विलेय होगा वो किस अवस्था में होगा? ठोस या गैस। समझ में आया? भैया देखो उदाहरण देख लो इसका। द्रवीय विलयन में द्रव, अब जैसे मान लो आप जो है पानी लेकर के पानी में दूध मिला रहे हो, हाँ या ना? तो पानी विलायक है, द्रव है, और द्रव में दूध मिला रहे हो, दूध भी क्या है? द्रव है। तो ये क्या बन गया? द्रवीय विलयन। द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, हाँ या ना? और दूसरा देखो द्रव में गैस। पानी ले लिया, वो आजकल गर्मी में सोडा बनाने वाले बेच रहे हैं सोडा, हाँ या ना? वो लोग क्या करते हैं? एक बॉटल लेते हैं और एक बॉटल को कसते हैं, उसमें नॉब में लगाते हैं, हाथ से करते हैं कि नहीं करते? वो सोडा पिया कि नहीं पिया? वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला सोडा, अरे आजकल हर जगह बिक रहा है यार, मेले ठेले में। चलो वो नहीं पिया है तो कोल्ड ड्रिंक तो पी है। कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो अंदर से डकार आती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में द्रव रहता है और द्रव में गैस को प्रेशराइज करके मिलाया जाता है मशीनों के द्वारा। समझ गए ना? CO2 मिलाई जाती है, तो जैसे उस CO2 को हिलने का मिलता है, हिलती है तो बाहर निकलती है। समझ गए ना? तो या तो उसको कोल्ड ड्रिंक को आप शेक करके भी बाहर निकाल दो CO2, तो फिर उसकी पूरी CO2 यदि बाहर निकाल दी तो वो केवल शरबत बचेगा। क्या बचेगा? शरबत। फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा हिला करके पीने में मज़ा नहीं आएगा, फिर डकार नहीं आएगी। मस्त कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो सीधे वो डायरेक्टली अंदर जानी चाहिए। समझ गए ना? बिना हिलाए या कम से कम हिलाए, नहीं तो उसमें बाहर उसके फुट फुट करके निकल जाएंगे, CO2 पूरी बाहर निकल जाएगी और डायरेक्ट अंदर जाएगी तो फिर आपको डकार भी आएगी अच्छी लंबी तगड़ी वाली। समझ में आया? यस। तो ये जो विलयन है, ये विलयन क्या हो गया? ठोस। ठोस में द्रव में द्रव और द्रव में गैस। द्रव में गैस। तो लिखिए, पहला लिखा दिया ना मैंने, गैसीय विलयन लिखा दिया ना। वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है गैसीय विलयन होता है। द्रव विलयन, इस विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है तथा विलेय ठोस या गैस कुछ भी हो सकता है। वीडियो आ जाएगा 15 मिनट में, तो डोंट वरी, इतना कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि छूट जाए तो छोड़ देना, लिख लेना देख करके। तथा विलेय ठोस या गैस कुछ भी हो सकता है। अगली बात करते हैं ठोस विलयन की। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ठोस विलयन। तो भैया ठोस विलयन है मतलब जो इसमें विलायक होगा, विलायक जो होगा वो कैसा होगा? ठोस। विलायक कैसा होगा? ठोस। ठीक है ना? तो ठोस विलयन किस प्रकार का होता है ये लिख लो भैया। ठोस विलयन, यदि किसी ठोस द्रव व गैस के कण, यदि किसी ठोस द्रव या गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में, आणविक या परमाणुक आकार में दूसरे पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं, परिक्षिप्त हो जाते हैं, दूसरे पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं, तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राप्त विलयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठोस विलयन। इस प्रकार का विलयन जो प्राप्त विलयन होता है वो ठोस विलयन होता है। हाँ, आपने नाम सुना होगा पीतल का। पीतल देखा आपने? पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? कैसे बनती? तांबा और जिंक मिलाने से। तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक दोनों को मिला करके क्या बनता है? पीतल। अब जैसे स्टील, स्टील भी क्या है? मिश्र धातु।
जिससे चाकू बनती है, थाली बनती है। स्टील भी क्या है? मिश्र धातु, मगर उसमें आपको धातुएं अलग अलग तो नहीं दिखाई देती हैं, हाँ या ना। उसके अंदर क्या है? लोहा भी है, उसके अंदर कार्बन भी है, समझ में आ गया। उसके अंदर निकल भी है, स्टील के अंदर क्या है? निकल है। तो इसलिए ये जो विलयन है इनको बोलेंगे अपन ठोस विलयन। क्या बोलेंगे इनको? ठोस विलयन। चलिए लिखिए अगला। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण विलयन का समाप्त। अब बच्चों, विलयन कितना गाढ़ा है या कितना पतला है? गाढ़ा अभी अपन ने जान लिया। तनु का मतलब पतला, जिसमें सांद्रता कम हो, जिसमें विलेय की सांद्रता कम हो। और सांद्र का मतलब गाढ़ा, जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा हो। तो विलयन की सांद्रता को पढ़ने के लिए कुछ टर्म बनाए गए हैं, कुछ पद बनाए गए हैं। हम जानते हैं उन पदों को कि हम विलयन की सांद्रता को कैसे जानेंगे। जैसे मेरे से इसने पूछा कि सर शक्कर कितनी लोगे शरबत में? मैंने कहा 5 चम्मच। 5 चम्मच, तो यहाँ तो बताना सरल था, शक्कर 5 चम्मच लूँगा। मगर केमिस्ट्री में इसको कई तरीके से मैं बोल सकता हूँ। मैं इससे बोलूँगा मेरे लिए 5 मोलर, 5 मोलर का शरबत लेके आओ, एक बोल सकता हूँ। मेरे लिए 5 मोलल, 5 मोलल समझ का शरबत लेके आओ। मेरे लिए 5% वेट बाई वेट का शरबत लेके आओ। मेरे लिए 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी वेट बाई वेट यानी भार बटे भार का शरबत लेके आओ। मेरे लिए 5 बटे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का शरबत लेकर के आओ। मेरे लिए 5% वॉल्यूम वेट बाई वॉल्यूम का शरबत लेके आओ। समझ में आया? ये सब क्या है? ये सांद्रता के पद हैं। ये सब क्या है? सांद्रता के पद हैं। जब आप केमिस्ट्री में प्रयोग करते हैं तो आपको विलयन बनाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि भैया ले गए बोलो हाँ भाई, कोई भी घर में कोई आएगा, आपके मेहमान वगैरह आएगा, तो उसको नमक शरबत जो भी शक्कर पिलाते हो, शक्कर का शरबत या नमक का, तो उसकी एक मात्रा होती है ना। ये थोड़ी ना कि पैकेट खोल के डाल दिया पूरा का पूरा, बोलो हाँ। तो वहाँ पर तो आप मात्रा अंदाजन चला लेते हो, क्योंकि आप इतने बार प्रयोग कर चुके हो खाने पीने में नमक का कि आपको पता है कि भैया बार बार डालते जाओ और टेस्ट करते जाओ, ज़्यादा ना हो जाए, या एक अंदाज बन जाता है। मगर पूरी केमिस्ट्री अंदाज से चल नहीं सकती, तो आपको कुछ सांद्रता पहचाननी पड़ेगी, कैसे बनाना है उसको भी पहचानना पड़ेगा। और जब कोई मैनुअल केमिस्ट्री का आता है तो उसमें लिखा रहता है कि इसकी सांद्रता, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। समझ गए ना? बाजार से कोई एसिड लेकर के आए, अब वो एसिड अगर कंसंट्रेट है, बहुत खतरनाक वाला एसिड है, तो उतना एसिड कितने में काम कर देगा? 2 बूंद में। कितने में काम कर देगा? 2 बूंद में, हाँ या ना? और अगर वो एसिड पतला है तो हो सकता है आपको ज़्यादा डालना पड़े। समझ में आया ना? तो आपको कंसंट्रेशन का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आइए अब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। लिखिए विलयन की सांद्रता, 1 मिनट, सॉरी ये नहीं, ये तो हो चुका। हाँ, लिखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो सांद्रता मैंने क्या पढ़ाई? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। लिखो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो विलेय की सांद्रता को हम कई तरीके से व्यक्त करेंगे। पहला व्यक्त करेंगे हम प्रतिशतता में। किस में व्यक्त करेंगे? प्रतिशतता में, कि इतने प्रतिशत में अपना ये है, जो अपना विलयन है इसकी सांद्रता प्रतिशतता में है। तो प्रतिशतता में जो जो हमको प्रतिशतता पढ़नी है, फर्स्ट पढ़ना है हमको द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम क्या बोलते हैं? वेट बाई वेट परसेंट। इसको हिंदी में प्रतिशत लिख लो, पहले वर्गीकरण कर लो। इसे बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंट। दूसरा पढ़ेंगे हम आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, शतता।
इसे बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। और तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसे बोलते हैं m/v परसेंट, इसे बोलते हैं m/v परसेंट। हाँ बेटा, ऊपर m/m है ना, नहीं वेट बाई वेट है, हाँ m/m कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 हाँ, W यूज होता है बेटा, वेट बाई वेट है, इसमें W/v। हाँ ये तो हो गया ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हाँ 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 सभी सभी v/v, और ये कितना W/v। सही है बेटा, सही बोले, ऊपर वाला v/v है और नीचे W/v है। ठीक है, ये हो गया, ये प्रतिशत हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और आएगा, ये तो हो गया सबके सब प्रतिशत में, मतलब कितने का हिसाब लिया जाएगा, 100 कणों का। कितने का हिसाब लिया जाएगा, 100 कणों का। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 कण, प्रति 100 कण है ना, में कितना है। इसके बाद आएगा एक, बच्चों लिख लो यहाँ पे सांतक इकाई, पार्ट्स प्रति मिलियन, ppm। मिलियन का मतलब कितना, 10⁶। मिलियन का मतलब होता है 10⁶। ठीक है ना। इसके बाद आएंगी जो कुछ नई इकाई बनाई गई हैं वो, इसके बाद आएंगी नई इकाइयां। अब नई इकाई में कौन कौन सी है, पहले लिखो मोलरता, कैपिटल M, मोललता, मोललता स्मॉल m, नॉर्मलता N, फार्मलता F। लो भैया, तो ये है पहला टॉपिक। एक सवाल तो आपका इसी से रहेगा, मोलरता निकालने को, मोललता निकालने को, नॉर्मलता निकालने को, फार्मलता निकालने को निकालते हैं, मगर एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आता है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत लिखिए, द्रव्यमान प्रतिशत फर्स्ट, पहला द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशतता। देखो बेटा समझो, द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको समझना चाहो तो क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर। देखो ऊपर भी वेट, तो भैया ऊपर किसका भार आएगा, विलेय का भार। किसका भार आएगा, नीचे किसका भार आएगा, विलयन का भार, विलयन का भार है ना। और किस में, 100 में, इंटू कितना, 100, मतलब 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम है ना, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। समझ में आया, तो लिखो भाई, ये इकाई विलयन में विलेय का भार हो गया, ये विलयन का भार नीचे, मतलब इकाई विलयन में विलेय का भार, और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया मतलब कितने विलयन में, 100 ग्राम विलयन में। 100 का मल्टीप्लाई मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, वेट बाई वेट, यानी भार बटे भार प्रतिशतता। लिखो, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, मतलब 100 ग्राम विलयन की मात्रा में कितना विलेय की मात्रा उपस्थित है, इसको हम बोलते हैं भार बटे भार प्रतिशतता। हाँ लिख लो फॉर्मूला,
परसेंटेज W बटे W, परसेंटेज भार बटे भार बराबर ऊपर विलेय का भार काय में, ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में, गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, लिख लिए। चलो लिखो अगला, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता। अब देखो भैया, आयतन प्रतिशतता में क्या करना है आपको, ऊपर है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। अब विलेय किस में लोगे, ml में। किस में लोगे, ml मतलब मिलीलीटर। नीचे क्या, विलयन की मात्रा, ये भी किस में लोगे, ml में। और कितने ml में लेना, 100 में, तो मल्टीप्लाई बाई कितना, 100। मतलब प्रति 100 ml में मिले हुए विलेय की मात्रा दोनों ml में रहेंगी, तो क्या निकलेगा, आयतन प्रतिशतता। लिखो, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो, जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हो, वह उस विलयन का आयतन बटे आयतन प्रतिशतता कहलाती है। वह उस विलयन का आयतन बटे आयतन प्रतिशतता कहलाती है। समझ में आया? फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। विलेय की मात्रा मिलीलीटर में, विलेय की मात्रा मिलीलीटर में, विलयन की मात्रा मिलीलीटर में अपॉन 100। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर आप यहाँ विलेय की मात्रा लीटर में ले रहे हो तो आप विलयन की मात्रा भी किस में लोगे, लीटर में। समझ में आया ना? सुन रहे हो मेरे भाई? अगर यहाँ मिलीलीटर की जगह लीटर ले रहे हो तो फिर नीचे वाला भी क्या ले लो, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा। समझ में आया? क्योंकि ऊपर भी लीटर कर दिया तो नीचे भी लीटर कर दिया। चलो लिख लो, फॉर्मूला लिख लिया। एक सवाल हो जाए, आज का अंतिम सवाल। सवाल लिखिए, 40 मिलीलीटर एथेनॉल, 40 मिलीलीटर एथेनॉल, एथेनॉल मतलब बच्चों एल्कोहल, एथेनॉल मतलब एल्कोहल। फॉर्मूला क्या होता है एथेनॉल का, याद कर लो, C2H5OH। इसे बोलते हैं एथिल, और यह है एल्कोहल का मूलक क्रियात्मक समूह, तो यह कहलाता है एथेनॉल। क्या कहलाता है? एथेनॉल, C2H5OH। 40 मिलीलीटर एथेनॉल 320 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, 320 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। ठीक ना? एथेनॉल यानी शुद्ध शराब, है ना, पानी मिला शराब में आग लग गई। ठीक है ना? तो 40 मिलीलीटर एथेनॉल 100 मिलीलीटर कितने में, 320 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। बताओ, कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हो। बताओ मुझे कितना आयतन प्रतिशतता है, कितना? 1/8। चलिए देखिए, बारह 12.5। देखो भैया, मैंने क्या बताया आपको, देखिए मैंने आपको बताया आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू विलेय का आयतन। विलेय क्या है? 40
40 ml, बोलो हाँ। आपको मैंने बोला था विलयन का, आपने धर दिया विलायक का। आपने धर दिया क्या नीचे? विलायक का। भैया पानी विलायक है, और विलायक में जब जोड़ोगे तब तो विलयन बनेगा। तो 320 पानी का है, बोलो हाँ, और 40 किसका है? विलेय का, तब तो बनेगा विलयन। आपने गलत कर दिया इतना क्वेश्चन। ये ml में और मल्टीप्लाई बाई कितना? 100, बोलो हाँ। ml से ml क्या हो गया? कैंसिल। अरे ml से ml क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर 40 और नीचे कितना? 300 गुणे कितना? 0 से 0 कैंसिल। ऊपर हो गया 4, रुक जाओ पहले 4 कम 4, और 4 से 9 बार कितना? 36। 100/9, बोलो हाँ। 11,99 मतलब 11.1%। चेक कर लो, ठीक है? आ गया समझ में? तो यहाँ पर कितना होगा? भार आयतन बटे आयतन प्रतिशत 11.1% होगा, ठीक है? 11.1% होगा। चलिए फिर आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है, कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।